आपके साथ अंशुल शर्मा और आज हमारी चर्चा का विषय है स्टार्टअप से कैसे होगा नए भारत का सर्जन। जी हाँ, सरकार की स्टार्टअप इंडिया अगर योजना काफी कारगर साबित हुई है जिसमें कई लोगों को लाभ हो रहा है, लेकिन इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये स्टार्टअप इंडिया जो योजना लेकर आए हैं कितनी कारगर साबित है, कैसे युवा जो है नए स्टार्टअप इंडिया से जुड़ रहे हैं, नए नए इनोवेटिव आइडिया किस तरीके से लेकर आ रहे हैं और अपने रोजगार को किस तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि स्टार्टअप इंडिया की एक योजना के बारे में बात करें तो एक ये प्रमुख पहल बताती है जिसका उद्देश्य देश में एक ऐसी मजबूत वातावरण को तैयार करना है जो स्टार्टअप के लिए, व्यापारों की वृद्धि के लिए अनुकूल हो। अगर हम बात करें रेल, वाणिज्य और उद्योग में, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण के मामले में, तो उन्होंने इस योजना की शुरुआत यहां पर की गई है। जिनके पास इनोवेटिव आइडिया हैं, जिनके पास छोटे छोटे आइडिया हैं और उससे किस तरीके से वो अपने रोजगार को स्थापित कर सकते हैं, सरकार उसमें क्या कुछ सहयोग कर रही है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो कैसे हो स्टार्टअप से नया भारत, उस पर हम बातचीत करेंगे। स्टार्टअप के लिए फंड की समस्या कैसे दूर होगी, स्टार्टअप की फंड योजना क्या है, 3600 स्टार्टअप्स को कैसे लाभ जो है वो यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं और हमारे साथ बीजेपी नेता गोपाल पाठक जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से अश्विनी हांडा हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं और बिजनेस एक्सपर्ट अभिषेक मोदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोपाल पाठक जी, सवाल आपसे है कि यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया के बारे में इतनी बातें यहाँ पर की जा रही हैं, छोटे छोटे इनोवेटिव आइडिया जो हैं उससे लोग अपना रोजगार स्थापित कर सके, इसके लिए सरकार काफी प्रयास जो है वो करती हुई नजर आ रही है, चाहे जागरूकता अभियान हो या कैसे युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया जाए, इसके लिए भी कई तरीके की चीजें चला रहे हैं। तो अगर स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो आगे की क्या नीति है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार युवाओं के लिए जो काम कर रही है, स्टार्टअप इंडिया हो चाहे मेक इन इंडिया हो, तमाम जगह भारत तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। आगे भी इस तरह के बहुत सारे योजनाएं चलाने का विचार है और जिस प्रकार से अभी हमारे कई सारे साथी यहाँ कांग्रेस के अश्विनी जी जुड़े हुए हैं, उन्हें जरूर इस बात पे मिर्ची लगेगी। जब वो बोलने आएंगे तो निश्चित रूप से वो ये कहेंगे कि ये कमी और वो कमी। देखिए, मैं आपको बताऊं 2014 से पहले और 2014 के बाद हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे आजादी मानो 2014 के बाद ही मिली हो। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत करते हैं युवाओं के लिए, रोजगार को लेकर और तमाम तरह की चीजें। अगर आप मैं तमाम एक टेलीविजन एक इंटरव्यू था, शायद पाकिस्तान चैनल टीवी का था, सोशल मीडिया पे मैंने देखा, वो भारत को लेकर जो तारीफ कर रहे थे स्टार्टअप इंडिया की या मेक इन इंडिया की, वो देखकर किसी भी भारतीय का सीना चौड़ा होगा। और मैं आपके लिए बताऊं कि जिस तरह से अभी काम हो रहा है 2024 के बाद, जैसे आपने देखा कल ड्रोन को लेकर जो मोदी जी ने उसका इनोवेशन किया है, आप पाएंगे कि भारत टेक्नोलॉजी में वो तरक्की करेगा, वो ऊंचाई छुएगा, वो पायदान चढ़ेगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा, जो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत करेगा। ठीक है, अश्विनी हांडा जी, आपका क्या रुख है इन सब चीजों को लेकर? अंशुल जी, मेरे भाई ने ये कहा कि मर्ची लगेगी। भाई साहब, मर्ची कांग्रेस को नहीं लगेगी। आपने पूरे जो हिंदुस्तान के लोगों के जो बेरोजगार हैं उनको मच्छी लगा दी है आपकी सरकार ने। मेक अप इंडिया प्रोग्राम 24 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 8 साल हो गए हैं। और मेक इन इंडिया का जो बब्बर शहर आपने बनाया था ना, वो बब्बर शहर अब बंदर की तरह दिखता है, इतना सिकुड़ गया है वो। आज हालात क्या है देश के? बेरोजगारी जो है वो 75% है देश के अंदर। जो दर है वो 9% से आज बेरोजगारी 24% तक पहुंच गई है। तो आप किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह से देश को गुमराह करते हैं? आपसे सवाल पूछा गया था कि मेक इन इंडिया से कितना रोजगार मिला लोगों को,
ये तो आप बता नहीं पाए। आप ये बता पाए कांग्रेस को मर्ची लगेगी, फलाने को मर्ची लगेगी, खाने को मर्ची लगेगी। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करती है मर्ची लगाने के लिए ही। भारतीय जनता पार्टी के पास आज देश के अंदर कोई नीति नहीं है, ना तो रोजगार की नीति है, ना बेरोजगारों के लिए कुछ काम है। हमारी मनरेगा स्कीम को इन्होंने ये कहा था कि ये कांग्रेस का जीता जागता जो है वो सबूत है, जिस तरह से मनरेगा के बारे में इन्होंने बोला था। लेकिन आज स्थिति क्या है कि मनरेगा की ही पेमेंट आज भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है, जिसके गुणगान कुछ दिनों पहले जो कोविड के चलते गाया गया था यूपी के अंदर कि हमने इतने श्रमिकों को मनरेगा के तहत जो है वो काम दिया है। आज देश की देखिए, सुनिए पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आज एमएसएमई जो हमारा सेक्टर है वो उसमें 70% लोग बेकार हो चुके हैं। एमएसएमई प्रोजेक्ट सारे बंद हो चुके हैं। दिक्कतें ऐसी है कि पूरे देश के अंदर अगर कोई लोन मांगने जाता है तो पहले उस स्टार्टअप वाले को आपको 3 साल की रिटर्न देनी पड़ती है। वो रिटर्न दिखाएगा तब जाके उसको बहुत सारे दाव पेच और खेलने पड़ेंगे, और कमीशन इतनी बढ़ गई है आज उसके अंदर कि आपको स्टार्टअप के लिए पहले कमीशन चुकाना पड़ता है, फिर लोगों को जो है वो कुछ राह दी जाती है। 30 से 35% जो है वो आज देश के अंदर कमीशन हो गया। जो ठीक है अश्विनी जी, इस पर भी बात करेंगे। आपके पास वापस आ रही हूँ। हमारे साथ अभिषेक मोदी जी, बिजनेस एक्सपर्ट, हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभिषेक जी, स्टार्टअप से नए भारत का सृजन कैसे हो, इससे आप कैसे राय रखते हैं? जो है वो 2015 फर्स्ट टाइम हर पहलू पहले मैं ये बता रहा हूँ, तो सहयोग ये है मैम, आप समझेंगे कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आज दुनिया में जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें से 30 कंपनियां यूनिकॉर्न में शामिल है। यूनिकॉर्न का मतलब वो कंपनियां जो अभिषेक जी, आपकी आवाज आपकी थोड़ी प्रॉपर नहीं आ रही है। एक बार पैनल से मैं कहूंगी एक बार चेक करें, उसके बाद आपको फिर से कनेक्ट करेंगे। मैं गोपाल जी के पास जाना चाहूंगी। गोपाल जी, अभी अश्विनी हांडा जी ने बहुत सारी बातें कही जिसमें रोजगार कहाँ मिला, किस तरीके से और भी दाव पेच जो है वो झेलने पड़ते हैं। तो इस बात में तो कहीं ना कहीं सच्चाई है कि अगर कोई भी नया युवा अगर जाता है तो दाव पेचों से बहुत सारे खेलने पड़ते हैं, क्योंकि पेपर वर्क जो है वो इतना सारा हो जाता है। उसके बाद किस तरीके से अगर इस चीज का लाभ उठाना चाहें या इस चीज से जुड़ना चाहें तो किस तरीके से फिर आगे आए युवा? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि युवाओं को चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखिए, अब ये कांग्रेस सरकार तो है नहीं कि जिसको चाहो उसको लोन दे दिया उठा के बिना कुछ पूछे, बांट दिया रेवड़ी की तरह, ले जाओ। बाद में पता चला इतना इतना लोन हो गया कि अब करोड़ों में, हजारों करोड़ों में उनका लोन था। मैं नाम नहीं लूंगा आप, ठीक है, लेकिन अभी तो सरकार बीजेपी की है ना, अभी तो प्रोसेस को सीधा कर देना चाहिए, थोड़ा सा सरल कर देना चाहिए, ताकि जो अपना रोजगार डालना चाहे कम से कम कर तो ले। सरल है। देखिए, मैं बताऊं, आपने शायद लोन के लिए अप्लाई नहीं किया है। बहुत सरल प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बिना जांच पड़ताल के लोन तो नहीं दे दिया जाएगा। बैंक अपने हिसाब से करेगी लोन, वो देखेगी कि वास्तव में आप वापस करेंगे या नहीं करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई मुंह उठा के चलाएगा और उसको बस सीधे बिना कुछ पूछे उसको लोन दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो इतनी सरल प्रक्रिया को भी कठिन बता रहे हैं। इनके जमाने में ऐसा होता था, और इसीलिए आपको पता है लोन पे लोन देते जा रहे हैं, कोई पूछताछ ही नहीं। भाई ऐसा नहीं चलेगा। हम देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, और इसको लेकर इतनी भी ढील न दे दी जाए कि जिसको मन चाहे उसको पकड़ा दिया जाए। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि बहुत सारी कमियां निकाल रहे थे कि बेरोजगारी और रोजगार, मनरेगा के विषय में ये कह रहे थे। देखिए, जितना कहते हैं इनके पास सिवा शब्दों के कुछ बचा तो है नहीं। 10 साल से ये बाहर हैं, और फिर से 2024 का चुनाव आ रहा है, ये फिर बाहर जाएंगे, ये तो निश्चित रूप से तय है। और जहां प्रदेश में ये बचे थे फिर बाहर जा रहे हैं। असल में ये जो हमसे कह रहे हैं ना, हमारे पास नीतियां नहीं है। इनके पास क्या नीति है? इनके पास नीति होती तो सत्ता में नहीं होते। कोई नीति नहीं है, कोई दिशा नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को पलीता लग चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के पास नीतियां हैं, योजनाएं हैं, इसीलिए
देश का युवा, देश का समाज भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है और उसको वोट कर रहा है और ठीक है। पुनः सत्ता में लेकर आएगा। ठीक है, तो ये अगर स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो कितने युवा जो हैं वो अभी तक जुड़ चुके हैं और इस योजना को अच्छी तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, कितने युवा जुड़ चुके हैं इसका तो मैंने भी डेटा नहीं देखा, क्योंकि असल में आपने मुझे तुरंत ही इनवाइट कर लिया। जी। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, जितना मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके अनुसार हम अब तक 2 करोड़ युवाओं के लिए इससे जोड़ चुके थे, लेकिन लास्ट अभी फिगर देखनी बाकी है। चलिए ठीक है, अभिषेक मोदी जी एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। अभिषेक जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि स्टार्टअप से कैसे नए भारत का सृजन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है? जी अभिषेक जी, आपकी आवाज आप थोड़ा सा तेज बोलिए। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो जी अभिषेक जी बोलिए। चलिए, अश्विनी हांडा जी, बीजेपी से हमने अभी सवाल किया, तो क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि 2 करोड़ लोगों को ये लोग जो है वो रोजगार के लिए प्रेरित भी कर चुके हैं और स्टार्टअप इंडिया से जोड़ भी चुके हैं, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले ये वादा किया था देश के लोगों के साथ कि हर साल जो है वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें सरकारी भी था और जो निजी कंपनियां हैं उनके द्वारा भी दिया जाना था। स्थिति आज आपके सामने है कि 75% लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना के बाद जिस तरीके की देश के अंदर स्थितियां बनी और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की विफलता सामने आई और जिस तरह से लॉकडाउन बिना किसी मकसद के, बिना किसी मैनेजमेंट के लगा दिया गया और उसके बाद जो लोगों को सहना पड़ा, आज तक एमएसएमई सेक्टर जो कि 65% बंद हो गया, जो देश की रीढ़ की हड्डी था, जो रोजगार जो पैदा करता था, 65% देश के नौजवानों को रोजगार देता था। अब इन्होंने बात की कि भारतीय जनता पार्टी के पास नीतियां हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 की सरकार आई, उसके बाद 2019 में इन्होंने कोई मार्क्स कार्ड नहीं दिखाया लोगों को कि हम आपको मार्क्स कार्ड दिखाकर हमें वोट दो आप। इन्होंने ये कहा था लोगों के आगे, इन्होंने भीख मांगी थी और ये कहा था कि आप एक मौका और दीजिए, ये 5 साल का समय बहुत कम है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा जो प्रवक्ता भाई है वो बताएं कि ये बात सही है कि गलत है, कि आप अपने मार्क्स कार्ड पर आपने दूसरी बार सत्ता में आए कि आप भीख मांग के लोगों से ये सत्ता में आए? जी, बड़ा आरोप आपकी तरफ। गोपाल जी, भीख मांगना, देखिए हम जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता से भीख ही मांगना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है कि वोट दीजिए। और जहां तक काम की बात है, देखिए आप 70 सालों से काबिज रहे, आप बताइए आपने कितनी बातें पूरी कर दी थी जो आप लगातार कमियां निकाल रहे हैं। पूरी कोशिश की गई उनको पूरा करने की, जो हमने वादे किए थे उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा देश इतना विराट है और इतना बड़ा देश है, उसको पूरी तरह लागू करने में कुछ समय लगता है। और आज आप देखिए जो 5 साल की बात कर रहे हैं कि चुनाव में आप कैसे गए, चुनाव में आप भीख मांगते गए। देखिए भीख आपको तो कोई भीख में भी नहीं दे रहा, आप क्या भीख की बात करते हैं कि भीख मांगने गए? तो मतलब आप क्या सीधा मतलब बंदूक लेके जाते हैं कि वोट दो? भीख ही मांगने जाते हैं भाई, आप अपील ही करने जाते हैं। इस तरह की आप बातें करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, मुझे देख के तो बड़ा हंसी आती है, हास्यास्पद बातें करते हैं। ये जनता के सामने ऐसे ही जाया जाता है, कोई ये नई बात नहीं है। और जिस तरह से कह रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो पे काबिज नहीं रहे, हमने अपने मैनिफेस्टो को 99% तक लागू किया था। और 2019 के चुनाव बाद हमने जो वादे किए थे, आप देखिए 370 भी हटा दी, राम मंदिर का भी आप देख लीजिए, और सड़क को लेकर जो हमने कहा था, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, नौकरियों को देखिए। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भारत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और ये जिसकी बहुत हिमायत करते हैं ना पाकिस्तान, देख लो श्रीलंका होने वाला है 4-6 दिनों में। बिल्कुल ठीक है, ये किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए ठीक है, अभिषेक मोदी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक मोदी जी, स्टार्टअप इंडिया की अगर बात करें तो इस योजना से नवोदित जो उद्यमी हैं उनको आगे बढ़ने में किस तरीके से मदद मिलती हुई आपको नजर आ रही है?
मैडम मैं ये कह रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले हमारे वहाँ पर एक नई योजना का अनाउंसमेंट किया गया है। हाँ जी। उस हिसाब से सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि स्टार्टअप जो है जी। वो फर्स्ट टाइम आया था 15 अगस्त 2015 को। जी। जब से लेकर अभी तक मेरे वहाँ पर 42 स्टार्टअप कंपनियां हैं, इंडियन कंपनियां, जो यूनिकॉर्न क्लब में आ गई हैं। यूनिकॉर्न क्लब का मतलब होता है कि जो 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, मतलब करीब करीब 7-8 हजार करोड़ रुपए। अब आप खुद सोचिए कि अगर 42 कंपनियां जो इंडियन भारतीय कंपनियां हैं वो स्टार्टअप के क्लब में आई हैं, और अभी जो 2025 का टारगेट है वो 100 कंपनियों का है। तो मैंने आपको ये बोला कि कोई चीज की अच्छाइयां होती है तो बुराइयां भी होती है। तो जिस हिसाब से अच्छाइयां हैं वो ये है कि हमारे वहाँ पर स्टार्टअप जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। वो इसलिए बढ़ता चला जा रहा है कि इंडियन माइंड्स बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, एक। अब दूसरा, मैं बहुत देर से सुन रहा था मैम कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है विसंगतियां हैं, लोन लेने में और लोन मिलने में परेशानियां होती हैं। लोन लेने में, लोन मिलने में कोई परेशानियां नहीं होती है मैम, एक। दूसरा, जो लोन देते हैं, जो बैंक्स या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे लेते हैं, वो अपने स्व विवेक के आधार पर लोन स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। गवर्नमेंट नहीं बांटती है मैडम लोन बांटता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडीज और ग्रांट प्रोवाइड करती है जो अलग अलग फंड्स और स्कीम्स के उससे आता है। जैसे अभी आपने मेरे से बात करी, तो एक अपनी स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ एलोकेशन करती है फंड्स का, और जिसमें आपको पैसा मिलता है जो कंपनियां स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है। ठीक है। अब रही बात जो स्टार्टअप है उसकी प्रोसेस की, तो स्टार्टअप की प्रोसेस बहुत इजी है। आप स्टार्टअप इंडिया पे जाइए, startupindia.gov.in पे अपने आप को रजिस्टर्ड करिए, अपना आइडिया इनोवेशन बताइए। अगर आपका आइडिया यूनिक रहा तो 3 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है जी। बहुत इजी वे में मिलता है, एक। दूसरा, रही बात मैम फंड्स की, तो फंड्स सिर्फ और सिर्फ बैंक से नहीं मिलता, एंजल इन्वेस्टर से, अलग अलग वेंचर कैपिटलिस्ट से, अलग अलग फंड से, जो सिर्फ यही देख रहे हैं कि किस फंड में पैसा लगा के पैसे को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। तो पैसा इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, परंतु यह है कि आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। बिल्कुल मोदी जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी यहाँ पर दी है। लेकिन एक सवाल मेरा और है आपसे कि जिस तरीके से अगर कोई इनोवेटिव आइडिया अपना लेकर आए हैं, अब चूंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को फंड की आवश्यकता होती है, 50,000 1 लाख रुपए अगर किसी के पास में है या वो स्वीकृत हुआ है, अगर उसमें चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो फिर उसके बाद व्यक्ति को क्या कर पाता है वो इस योजना के तहत? 50,000 और 1 लाख बोला ना, 50,000 और 1 लाख जो है वो स्वरोजगार योजना के थ्रू आता है, स्टार्टअप के थ्रू नहीं आता। इसमें भी ये होता है कि स्वरोजगार योजना में गवर्नमेंट जो होती है इनको ट्रेनिंग देती है, और ट्रेनिंग के बाद भी अगर इनका व्यापार नहीं वो कर पा रहा होता है तो उनके पास एक प्रोग्राम होता है जिसमें वो उसको किस तरह से बचाया जाए वो करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण होता है मैम मार्केट कंडीशंस का। कई बार होता है कि कोई आइडिया जो है वो 10 साल बाद उस आइडिया की वैल्यू समझ आती है। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 2010 में आ चुकी थी पर वो वापस आई 2021 में, तो उन्होंने अपने आप को इतना ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस दिया है जो वो 11 में नहीं दे पाई। परंतु वही सब चीजें हैं कि थोड़ा सा आपको उस चीज को समय देना पड़ेगा, और समय देके अगर आप उस आइडिया को वापस से लेके आते हैं, जैसे मैं आपको ये बोलने वाला था कि आप की जानकारी के लिए बताऊं कि फूड डिलीवरी जो है वो पहले भी होती थी, बिल्कुल 2012, 13, 14 के टाइम पे, पर वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में थी। उस समय लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही 18 में आई, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ी, जोमेटो और स्विगी को आप देखिए कितना ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला। तो ये कहने का मतलब है कि वो किस परिवेश में आ रही है उसके बिहाफ पर उसका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। और मार्केट्स में परेशानियां तो मैम सबको ही उठानी पड़ती है अगर वो बिजनेस कर रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। लेकिन एक और आपसे सवाल मोदी जी कि अगर स्टार्टअप के लिए कोई भी एक स्टार्टअप यहाँ पर करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, सरकार लगातार उस पर नज़र भी बनाए हुए है, आपका आइडिया भी यूनिक है, सारी चीज़ें हैं। अब जोखिम की अगर बात करें तो जैसा आपने कहा कि थोड़ा बहुत तो रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में भी कई चीज़ें जो है वो ड्रॉबैक में जाती हैं, तो उसके लिए फिर क्या गवर्नमेंट इसके लिए भी क्या ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें देती है? ये गवर्नमेंट ने अलग अलग लेवल पे अलग अलग
स्कीम्स बना रखी हैं उसमें ये होता है कि कई बार आपको मेंटोर भी अपॉइंट हो जाता है कि जैसे आप काम करते हैं, मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं और जो व्यक्ति इस फील्ड का मास्टर है वो आपके साथ जुड़ के आपकी कंपनी में स्टेक लेके और आगे काम करता है। तो बहुत सारी ऐसे इनोवेशंस आए हैं, परंतु यही होता है कि आप कब किस लेवल पर उस पे इंटर कर रहे हैं। देखिए मेरा कहना है बहुत इनिशियल लेवल पे कोई आपको इन्वेस्ट करेगा तो वो बिल्कुल फेस वैल्यू पे करेगा, आइडिएशन स्टेज पे करेगा तो थोड़ी सी प्रीमियम देगा, और ऊपर करेगा जब आप स्टेबल हो चुके होगे, लार्ज स्केल पे जाओगे तो और प्रीमियम देनी पड़ेगी। तो वो मैटर करता है कि आप कौन से स्टेज पे हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैम स्टार्टअप में ये है कि स्टार्टअप के रेवेन्यू जो है वो स्काई इज द लिमिट है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जगह पे बंधे हुए नहीं हो। आपके लिए जो मार्केट है वो पूरा ओपन है और वो अनटच्ड है। तो अगर वो अनटच्ड है तो आपके रेवेन्यू मॉडल तो कुछ भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो स्कीम है अभी, ये युवाओं के लिए कितनी लाभदायक है? का लाभदायक है। अभी मैं आपको एक डेटा के हिसाब से बताता हूँ कि जितने नए जो उद्यमी हैं या जो पास आउट होके आ रहे हैं, जिनके दिमाग में थोड़ा बहुत भी नया आइडिया है, तो रेदर डूइंग अ जॉब दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, और मैम वो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। मैं भोपाल की बात करूं तो मैं 300 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं जिसमें नए नए आइडियाज रोज आते हैं और वो अपने आप में अपने बिजनेस में सक्सेसफुल है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी पहल जो है वो एक तरीके से देखने को मिल रही है सरकार की। गोपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम कमेंट आपसे। जी, मैं क्या कहना चाहूंगा, अब तो अश्विनी जी से पूछिए। देखिए कितना अच्छे से उन्होंने इस चीज को बताया स्टार्टअप इंडिया के विषय में। अब भोपाल की केवल एक पर्टिकुलर जगह की बात की, देखो जब वहां पर लोगों को इतना फायदा हो रहा है, पूरे देश में आप समझिए हर जगह इसकी पहुंच हो रही है, तो अश्विनी जी से पूछिए कि इनको कैसा लग रहा है। चलिए जान लेते हैं। सहमत हुए कि नहीं हुए? अब सुनिए मैं सुनाता हूँ इनको सब कुछ। सर संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, हमारे पास लास्ट कमेंट का सर समय है। मैं 50 एक छोटे से भोपाल के अंदर ही प्रोजेक्ट 50 प्रोजेक्ट ऐसे बता रहा हूँ जो जिनकी जानकारी नहीं होगी, सिर्फ पेपरों में है। पेपर टैप, दूध वाला, लोकल बनिया, इंडियोल, व्हाइट क्लब, डेजो, जमिस, ग्राको शॉप, मिस्टर नीड्स, मोंकी बॉक्स, प्रोफ, पर्पस स्क्वायर, जाजोजुमो, लोन मीट, जी पे, कोनिक्स, कार्ड बैग, डॉग टॉक, बेबी बेरी, डॉर्मिंट, टास्क बूब। सर बात रखिए आपकी, क्या नाम आप गिना रहे हैं? हजारों के हजारों नाम सुना सकता हूं जो इस सरकार की गलती से फेल हो चुके हैं। सबसे बड़ी गलती सरकार की उस समय थी जब कोविड आया और सरकार ने कहा कि सब लोगों को जो है वो जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको उनका वेतन दिया जाएगा, और ये कहा कि जो जिसकी दुकान है वो उसका किराया नहीं देगा। लेकिन इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन सरकारी नहीं होने के कारण वो सारे दुकानदार मलिया-मेट हो चुके हैं भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण। ठीक है, इस पर भी जनता को हम भटकाएंगे नहीं, भ्रम में नहीं रखेंगे। एक 30 सेकंड का समय और लूंगी मोदी जी आपका। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि सरकार की गलतियों के कारण ये जो जितने भी नाम गिनाए हैं ये कहीं ना कहीं ठप हो गए हैं। नहीं मैम, जो नाम गिनाए हैं उसमें जो ठप हुए हैं उसी सेम आइडिया पे कई कंपनियां जो है वो सक्सेसफुल है। देखिए दो चीजें होती है मैम। अब मैंने आपसे अभी भी बोला कि रिस्क हर बिजनेस में है। अगर मेरे लोकल जगह पर 4 किराने दुकानें हैं तो जरूरी नहीं है कि चारों की चारों चले। एक बहुत अच्छी चलती है और एक में ये हालत होती है कि वो मच्छर मक्खी भगाने के काम करता है। तो देखिए हर चीज डिपेंड करती है आपके लक पे और आपके इनोवेशन पे। और कईयों का ऐसी स्थिति होती है कि मैम उसके पास दुकान भी नहीं होती, वो घर से अपना किराना शॉप चलाता है और बिल्कुल बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाता है। तो इसमें आप, मेरा ये कहना है कि हर चीज सरकार पे थोपना जरूरी नहीं है, सरकार की तरफ से मदद मिलना जरूरी थी। जो मैं आपको कहता हूँ कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, पर लास्ट डेज जो एमएसएमई के ऊपर कार्य किया जा रहा है इट्स टोटली कमेंडेबल, क्योंकि कारण ये है कि बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से जो न्यू एंटरप्रेन्योर है उसको डेवलप किया जाए। तो जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, लोगों के फायदेमंद है और लोगों को फायदा लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। अभिषेक मोदी जी आपका बहुत धन्यवाद। अश्विनी हांडा जी और गोपाल पाठक जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो स्टार्टअप से कैसे नए भारत का सृजन हो, इस पर हमने बातचीत की और कितना आसान सरकार ने अब कर दिया है। युवा किस तरीके से अपने रोजगार को नए उड़ान यहाँ पर दे सकते हैं और किस तरीके से अपने रोजगार को स्थापित कर सकते हैं, ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।